नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने जंतुओं के वर्गीकरण को बहुत ही अच्छे से पढ़ा एवं समझा था। इस लेक्चर में हम पौधों के वर्गीकरण को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं पौधे या पादप से। देखिए, ऐसे जीवधारी जो स्वयंपोषी होते हैं अर्थात सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन जीवधारियों को क्या कहा जाता है? पादप या पौधा कहा जाता है या प्लांट कहा जाता है। तो 3 नंबर के लिए सबसे उपयुक्त परिभाषा राइट कि पौधे या पादप ऐसे जीवधारी होते हैं जो कि स्वयंपोषी होते हैं अर्थात सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये अपना भोजन स्वयं क्या करते हैं? निर्मित करते हैं। साथ ही साथ ये बहुकोशिकीय होते हैं अर्थात इनमें एक से इनका जो शरीर है या जो शारीरिक संरचना है, शारीरिक संरचना में 100 अधिक कोशिकाएं होती हैं। अब ये यूकैरियोटिक जीव होते हैं अर्थात पादपों की कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक होता है और केंद्रक में जो है झिल्ली युक्त सभी केशिकांग जो है कोशिकांग भी अवस्थित होते हैं। साथ ही साथ मैंने बताया था कि जो पादप कोशिका होती है राइट, पादप कोशिका की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हमने देखी थी राइट। पादप कोशिका की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है राइट। जो जंतु कोशिकाएं होती हैं वो सबसे बाहर चारों ओर एक महीन पतली लसलसी झिल्ली से जो है घिरी हुई होते हैं और उसे क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो कोशिका जो झिल्ली है वो जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है, परंतु पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर एक मजबूत आवरण पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। तो एक तो जो पादप होते हैं उनमें कोशिका भित्ति अवश्य रूप से पाई जाती है जो कि पौधों को कठोरता या पादप कोशिका को जो है दृढ़ता प्रदान करती है। साथ ही साथ पादप कोशिका में एक और कोशिकांग ऐसा होता है जो कि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता और वो कौन सा हो जाएगा? लवक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें लवक पाया जाता है और लवक के साथ साथ अगर हम देखें तो हरित लवक भी 3 प्रकार के हो जाएंगे। वर्णी लवक हो जाएंगे राइट, अवर्णी लवक हो जाएगा और क्या हो जाएगा? हरित लवक हो जाएगा। और हरित लवक में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल या क्या कहते हैं? क्लोरोफिल या क्या कहते हैं? पर्णहरित। और इसी पर्णहरित की उपस्थिति के कारण ही जो पादप होते हैं या पौधे होते हैं उनकी पत्तियां कैसी होती हैं? हरे रंग की होती हैं। तो अगर हम उत्तर लिख रहे हैं तो हमें ये दोनों चीजें जो है वो मेंशन करना जरूरी है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ऐसे जीवधारी जिनमें लवक होता है और विशेषकर पर्णहरित होता है उन सबको पादप जगत में सम्मिलित किया जाता है। साथ ही साथ पादपों की एक और महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इनकी कोशिका में कोशिका भित्ति हुई होती है जो कि किससे बनी हुई होती है? सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। साथ ही साथ ये यूकैरियोटिक जीव होते हैं तो इनका जो शारीरिक संरचना है उसमें ऊतक भी होते हैं और इनके जो शरीर है वो अंगों से क्या होता है? निर्मित होता है। तो इस तरीके से हम देखें तो पादप या पौधे ऐसे जीवधारी होते हैं जो कि स्वयंपोषी होते हैं अर्थात प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये बहुकोशिकीय होते हैं, यूकैरियोटिक जीव होते हैं। साथ ही साथ राइट, पादपों की कोशिका में जो कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज से बनी हुई होती है और जितने भी जीवधारी जिनमें क्लोरोफिल या पर्णहरित पाया जाता है उनको पादपों में सम्मिलित किया जाता है और इसी की उपस्थिति के कारण ही पादपों की या पौधों की जो पत्तियां हैं वो हरे रंग की होती हैं और इसी क्लोरोफिल वर्णक या पर्णहरित की उपस्थिति में ही जो पादप हैं या पौधे हैं वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड एवं अपनी जड़ों से भूमि से जल तो राइट, तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और भूमिगत जल की उपस्थिति में सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं? अपना भोजन तैयार करते हैं अर्थात ये स्वयंपोषी होते हैं। क्लियर? अब हम यहां पर देखते हैं पौधों का वर्गीकरण राइट।
तो जैसे हमने देखा था कि पौधों को, जैसे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जंतुओं को प्रमुख लक्षणों के आधार पर उनको वर्गीकृत किया गया था, जैसे संगठन का स्तर हो जाएगा, राइट, सममिति हो जाएगा, और कई जिसको हमने पिछले लेक्चर में बहुत ही डिटेल से पढ़ा था। वैसे ही पौधों को भी कई लक्षणों के आधार पर जो है वो वर्गीकृत किया जाता है। तो पौधों को किन आधारों पर वर्गीकरण किया जाता है उसको हम यहाँ पर समझते हैं, राइट। तो हम यहाँ पर समझते हैं पौधों का वर्गीकरण, और यहाँ पर भी जो है 5 अंक का प्रश्न बन सकता है कि पौधों को किन लक्षणों के आधार पर या किन गुणों के आधार पर जो है वो वर्गीकृत किया जाता है। लिखिए, या पौधों के वर्गीकरण को समझाइए। तो ये अगर 5 नंबर में प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको पौधों के वर्गीकरण का जो आधार है वो स्पष्ट रूप से उत्तर में लिखना है। तो हम यहां पर समझते हैं। देखिए, पौधों का जो वर्गीकरण किया गया है उसमें प्रथम स्तर का जो वर्गीकरण है वो इस पर आधारित है कि पादप के शरीर के प्रमुख घटक पूर्ण रूपेण विकसित है अथवा नहीं। अर्थात पादपों के शरीर में, जैसे अगर हम देखें तो जंतुओं में अगर हम देखें तो उनकी सममिति हो जाएगी, राइट, या आहार नाल हो जाएगी, या फिर क्या हो जाएगी, देह गुहा की उपस्थिति हो जाएगी, पाचन तंत्र की उपस्थिति हो जाएगी, परिसंचरण तंत्र की उपस्थिति हो जाएगी। वैसे ही पौधों में भी यही देखा जाता है कि पादप शरीर के जो प्रमुख घटक हैं वो पूर्ण रूपेण से विकसित हैं कि नहीं, राइट, और साथ ही साथ वो विभेदित हैं या नहीं, राइट। तो पौधों में प्रथम स्तर का जो वर्गीकरण है वो इस पर आधारित है कि पादपों के शरीर के महत्वपूर्ण घटक पूर्ण रूपेण विकसित हैं अथवा नहीं एवं विभेदित हैं अथवा नहीं। इसके साथ ही पौधों को अगले स्तर पर इस आधार पर विभाजित किया जाता है कि पौधों में जल और अन्य पदार्थों को संवहन करने वाले जो विशिष्ट ऊतक है वो उनमें उपस्थित होते हैं कि नहीं, जिनको हम संवहन ऊतक कहते हैं। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर हम देखें तो पौधे जो हैं वो अपनी किसकी जड़ों के माध्यम से क्या करते हैं, जमीन से, भूमि से क्या करते हैं, जड़ों के माध्यम से जो है जल को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, और साथ ही साथ इस जल को जो है जाइलम ऊतकों के द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है, राइट, और पत्तियों में ही रंध्र पाए जाते हैं। उन्हीं रंध्र से पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। तो जड़ों से जल अवशोषित किया जाता है जो कि संवहन ऊतक के द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। पत्तियां अपने रंध्रों से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती हैं और फिर प्रकाश की उपस्थिति में जो पत्तियां हैं वो क्या करती हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। तो दूसरा आधार हो जाएगा कि जो है दूसरा आधार हो जाएगा या पौधों के वर्गीकरण का अगला स्तर हो जाएगा कि पादप शरीर में जल एवं अन्य पदार्थों को संवहन करने वाले या लाने ले जाने वाले ऊतक उपस्थित हैं अथवा नहीं है। इसके पश्चात पौधों को इस आधार पर वर्गीकरण किया जाता है कि पौधों में बीज धारण की क्षमता है कि नहीं। अर्थात यदि पौधों के द्वारा जो है बीजों का उत्पादन किया जाता है या नहीं, तो पौधों में बीज धारण की क्षमता है अथवा नहीं। और अगर पौधों में बीज धारण की क्षमता है तो ये भी देखा जाता है कि जो बीज हैं वो किसी आवरण से ढके हुए हैं या ढके हुए नहीं हैं, राइट। और साथ ही साथ जो बीज हैं वो फल के अंदर विकसित हैं अथवा नहीं है। तो इस तरीके से पौधों को जो है वो विकसित किया जाता है। तो पौधों के वर्गीकरण का प्रथम आधार क्या हो जाएगा, पादप शरीर के प्रमुख घटक पूर्ण रूप से विकसित है अथवा नहीं, विभेदित है अथवा नहीं। इसके साथ ही पौधों को अगले स्तर पर इस आधार पर विभाजित किया जाता है कि जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन करने वाले जो है महत्वपूर्ण या विशेष ऊतक उपस्थित हैं अथवा नहीं। उसके बाद में पौधों में बीज धारण की क्षमता है अथवा नहीं। साथ ही साथ जो बीज है वो फल के अंदर उपस्थित है अथवा नहीं है। इन आधार पर पौधों को जो है वो वर्गीकृत किया जाता है। और पौधों को सबसे पहले सन 1883 में वैज्ञानिक जो है
एकलर ने क्या किया था, इनको पौधों को पहली बार वर्गीकृत किया था। और पादप जगत को भी हम मुख्य रूप से दो भागों में क्या कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं, राइट। तो पादप जगत का जो वर्गीकरण है उसमें पहला जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, अपुष्पोद्भिद हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, पुष्पोद्भिद हो जाएगा, राइट। क्रिप्टोगेमस हो जाएगा और क्या हो जाएगा, फेनरोगेमस हो जाएगा। और हिंदी मीडियम में तो अगर आप इसका क्या करेंगे, अगर इसका संधि विच्छेद ही कर लेंगे तो इनका मतलब समझ में आ जाएगा, राइट। ऐसे पादप जिनमें फूल एवं बीज भी नहीं होते या पुष्प नहीं होते, तो ऐसे पादप जिनमें फूल नहीं होते हैं, फूल नहीं होंगे तो बीज का निर्माण नहीं होगा, राइट। तो ऐसे पादप जिनमें फूल एवं बीजों का निर्माण नहीं होता है उनको अपुष्पोद्भिद क्या कहते हैं, पौधे कहते हैं। और जिनमें फूल एवं बीजों का निर्माण होता है उनको पुष्पोद्भिद कहा जाता है। जो अपुष्पोद्भिद हैं वो फिर तीन प्रकारों में, एक हो जाएगा थैलोफाइटा, फिर क्या हो जाएगा ब्रायोफाइटा, और फिर क्या हो जाएगा टेरिडोफाइटा हो जाएगा, राइट। इसके साथ ही जो पुष्पोद्भिद होता है जिनमें फूल एवं बीज होते हैं, अब बीज होते हैं तो वो ढके हुए हैं या नहीं, अर्थात जो बीज है वो किसी आवरण से ढका हुआ है या नहीं है, राइट। तो इस आधार पर ये दो भागों में बटे हुए होते हैं। तो पुष्पोद्भिद को अनावृत बीजी क्या हो जाएगा, अनावृत। अनावृत का मतलब क्या हो जाएगा कि आवरण के बगैर, बीजी मतलब क्या हो जाएंगे, बीज। तो ऐसे पुष्पोद्भिद पौधे जिनके बीजों में आवरण नहीं होता है उनको अनावृत बीजी, या इनको ही क्या कहा जाता है, नग्न बीजी कहा जाता है। या ऐसे पौधे जिनके बीज नग्न अवस्था में होते हैं उनको नग्न बीजी या अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। फिर आवृत बीजी अर्थात बीजों में क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है, तो वो क्या हो जाएंगे, एंजियोस्पर्म हो जाएंगे। और आवरण जो आवृत बीजी होते हैं, फिर यदि बीजों में एक बीज पत्र है तो उन पौधों को हम एक बीज पत्री कहते हैं। और अगर आवृत बीजी पादपों में या आवृत बीजी बीजों में अगर दो बीज पत्र होते हैं तो उनको द्विबीज पत्र कहते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको एक तरीके से ये पूरा का पूरा थीम को बता दिया है। अब हम यहाँ पर एक एक करके जो है इस टॉपिक से किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और कितने डेप्थ में पूछे जा सकते हैं उनको समझते हुए हम यहाँ पर इसको कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो अब समझते हैं हम यहाँ पर अपुष्पित पौधा, राइट। अब यहाँ पर जो है 5 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है, राइट। प्रश्न पूछा जा सकता है कि अपुष्पोद्भिद पौधे किन्हें कहा जाता है, जो अपुष्पोद्भिद पौधे हैं उनके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो अगर प्रश्न में ये पूछा जाता है तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, यहाँ पर जो अपुष्पोद्भिद पौधे हैं उनकी परिभाषा देंगे और अपुष्पोद्भिद पौधों के जितने भी प्रकार हैं उनका वर्णन करेंगे और तय जो शब्द सीमा है उसमें हम पूरा का पूरा उत्तर लिख देंगे, राइट। इसमें फिर जो है हम पौधों का या फिर जो पुष्पोद्भिद पौधे हैं उनका बिल्कुल भी जिक्र नहीं करेंगे, राइट। या हो सकता है 3 नंबर में यही डेफिनेशन पूछ लिया जाए, अपुष्पोद्भिद पौधे, राइट। तो हम यहाँ पर समझते हैं अपुष्पोद्भिद पौधा या जिसको क्या कहा जाता है, क्रिप्टोगेमस पौधा भी कहा जाता है। बिल्कुल सीधी सी बात है, राइट, कि ऐसे पादप या पौधे जिनमें पुष्प एवं बीज विकसित नहीं होते हैं उनको क्या कहा जाता है, अपुष्पोद्भिद पौधा कहा जाता है, राइट। तो ऐसे पादप या पौधे जिनमें फूल या पुष्प एवं बीज जो है वो विकसित नहीं होते हैं उनको अपुष्पोद्भिद क्या कहा जाता है, पौधा कहा जाता है। साथ ही साथ इनमें जो जनन अंग होते हैं वो क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष होते हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो जो पौधे हैं, पौधों में अगर देखें तो पौधों में जो जनन होता है वो परागण की वजह से होता है, राइट। और जो परागण है वो परागण की जो क्रिया है वो फूलों के माध्यम से होती है। और अगर किसी पौधे में फूल ही नहीं होंगे तो सीधी सी बात है जनन अंग ही नहीं होंगे। तो अपुष्पोद्भिद पौधों में जनन अंग जो है वो अप्रत्यक्ष होते हैं और इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता भी नहीं होती है।
तो सीधी सी बात है, ऐसे पौधे जिनमें पुष्प नहीं होते हैं, पुष्प नहीं होंगे तो जनन अंग भी अप्रत्यक्ष होंगे, और पुष्प नहीं होगा तो बीज उत्पन्न करने की क्षमता भी नहीं होगी। उन पौधों को ही अपुष्पोद्भिद पौधा कहा जाता है, राइट। और ये जो अपुष्पोद्भिद या क्रिप्टोगेमस है, इनको 3 भागों में बांटा गया है, राइट, जैसे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और क्या हो जाएगा, टेरिडोफाइटा हो जाएगा, राइट। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले पढ़ते हैं थैलोफाइटा को, राइट। और ध्यान रखें थैलोफाइटा भी जो है फिर वो 3 थैलोफाइटा में भी शैवाल, कवक और जीवाणु आते हैं, राइट। तो यहाँ से भी 5 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि थैलोफाइटा पौधे किन्हें कहा जाता है, इसके विभिन्न प्रकारों का जो है वो वर्णन कीजिए, राइट। तो हम अब पढ़ते हैं यहाँ पर थैलोफाइटा को। तो देखिए थैलोफाइटा किन्हें कहा जाता है, देखिए ऐसे अपुष्पोद्भिद पौधे, और ध्यान रखें जो पुष्पोद्भिद है या अपुष्पोद्भिद है, अगर हम इनका परिभाषा में इस्तेमाल करेंगे तो हमारी परिभाषा जो है वो बहुत ही तर्कसंगत होगी, राइट। तो थैलोफाइटा हम सीधा कह सकते हैं कि ऐसे अपुष्पोद्भिद पौधे, राइट, जिनके शरीर पूर्ण रूप से विभेदित नहीं होता है, अर्थात इनका शरीर जो है मूल, राइट, तना एवं पत्तियों में विभाजित नहीं होता है, बल्कि कैसा होता है, थैलस होता है। तो थैलस एक अंग्रेजी का वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, हिंदी में जिसको क्या बोला जाता है, सुकाय, राइट। सुकाय का मतलब हो जाएगा कि एक समान, राइट, एक समान, ना उसमें जड़ें हैं, ना उसमें तना है, ना उसमें पत्तियां हैं। तो ऐसे पौधे जो थैलस होते हैं, या हिंदी में ऐसे पौधे जो सुकाय होते हैं, उन्हें ही क्या कहा जाता है, थैलोफाइटा कहा जाता है, राइट। तो सीधा कहा जा सकता है यहाँ पर 3 नंबर की परिभाषा लिखने के लिए, राइट, ऐसे अपुष्पोद्भिद पौधे या पादप जिनका शरीर कैसा होता है, सुकाय होता है या थैलस होता है, अर्थात इनके सभी घटक पूर्ण रूपेण विभेदित नहीं होते हैं, अर्थात इन पौधों में मूल, तना एवं पत्तियां का विभाजन नहीं होता है, उन्हें ही क्या कहा जाता है, थैलोफाइटा कहा जाता है। साथ ही साथ जो थैलोफाइटा है, थैलोफाइटा में जल एवं अन्य जो पोषक पदार्थ हैं या अन्य जो रासायनिक पदार्थ हैं, उनके संवहन के लिए भी जो विशिष्ट ऊतक है वो भी जो है वो नहीं पाए जाते हैं, राइट। तो इनके संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक भी नहीं होते हैं, और इस वर्ग में सामान्यतः किनको, शैवालों को जो है वो अधिकांश जो है वो शैवाल होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, शैवाल भी कहा जाता है। और जो थैलोफाइटा समूह के जो पौधे हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यूलोथ्रिक्स हो जाएगा, राइट, क्लेडोफोरा हो जाएगा, अल्वा हो जाएगा, स्पाइरोगाइरा हो जाएगा और कारा, ये क्या हो जाएंगे, थैलोफाइटा के उदाहरण हो जाएंगे। अब जो थैलोफाइटा होते हैं वो, उनके अगर हम देखें तो थैलोफाइटा में भी जो मुख्य थैलोफाइटा हैं उनमें क्या हो जाएंगे, शैवाल आते हैं, कवक आते हैं और जीवाणु आते हैं। ध्यान रहे हमारा जो अगला लेक्चर है वो हम सूक्ष्म जीव एवं जैविक कृषि को पढ़ेंगे, तो उसमें शैवाल, कवक और जीवाणुओं को हम वहाँ पर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको संक्षिप्त में यहाँ पर शैवाल, कवक एवं जीवाणु के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो शैवाल को, ठीक है, तो देखिए शैवाल ऐसे अपुष्पोद्भिद थैलोफाइटा पौधे होते हैं जो कि पर्णहरित युक्त होते हैं, अर्थात इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। साथ ही साथ ये संवहन ऊतक क्या होते हैं, रहित होते हैं, अर्थात जल एवं रासायनिक पदार्थों को जो है संवहन के लिए विशेष ऊतक नहीं पाया जाता है, और ये आत्मपोषी होते हैं। साथ ही साथ जो समुद्र हैं या जलीय क्षेत्र हैं उनमें शैवाल ऑक्सीजन के प्रमुख क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। तो शैवाल अपुष्पोद्भिद थैलोफाइटा होते हैं जो कि पर्णहरित युक्त, संवहन ऊतक रहित, साथ ही साथ आत्मपोषी होते हैं, राइट। इनका शरीर कैसा होता है, सुकाय या थैलस होता है, राइट, अर्थात मूल, तना एवं पत्तियों में विभाजित नहीं होता है। शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, फाइकोलॉजी कहा जाता है, राइट। अब जो शैवाल हैं, शैवाल
कई जो शैवाल हैं वो आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। पर्यावरणीय दृष्टि से देखें तो जल क्षेत्रों में शैवाल ऑक्सीजन के उत्पादन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं आर्थिक दृष्टि से भी शैवाल जो है लाभदायक होते हैं, जैसे भोजन के रूप में, राइट। तो भोजन के रूप में जो है फोरफाइरा, अल्वा या सारगासन, राइट, लेमनेरिया और नास्टाक इत्यादि जो शैवाल हैं उनका दुनिया के अलग अलग देशों में सलाद के रूप में तथा अन्य रूपों में जो है भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है। तो कई शैवालों से आयोडीन भी बनाया जाता है, जैसे लेमनेरिया, फ्यूकस या क्या हो जाएगा एक्लोनिया से जो है वो आयोडीन का उत्पादन किया जाता है, राइट। और अगर शरीर को आयोडीन नहीं मिलेगा तो उससे घेंगा या गाइटर रोग हो जाएगा। इसीलिए आयोडीन जो है भोजन में सम्मिलित होना चाहिए और इन जो ये जो शैवाल है इनसे आयोडीन का उत्पादन किया जाता है। फिर अगला हो जाएगा खाद्य के रूप में, तो नास्टाक है, एनावीना है, केल्प है, इन सभी शैवालों का जो है जैविक कृषि में खाद्य के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। वहीं कुछ शैवालों का औषधि बनाने में भी प्रयोग किया जाता है, जैसे उदाहरण के तौर पर क्लोरेला से, राइट, क्लोरेलिन नामक क्या है प्रतिजैविक बनाई जाती है। तो एक तो क्लोरेला से क्लोरेलिन जो है वो एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक बनाया जाता है। साथ ही साथ लेमनेरिया से क्या बनाया जाता है, टिंचर बनाया जाता है। और टिंचर क्या होता है, प्रतिरोधी या एंटीसेप्टिक होता है। तो शैवालों से एक तो प्रतिजैविक का निर्माण भी होता है और आयोडीन का जो है टिंचर अर्थात एंटी जो है सेप्टिक का भी निर्माण किया जाता है। साथ ही साथ शैवालों का प्रयोग अनुसंधान के कार्यों में भी होता है, राइट। जैसे जो क्लोरेला एसिटेबुलेरिया है एवं बेलोनिया है, इनका अनुसंधान कार्यों में होता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है क्लोरेला, अगर हम शैवाल की बात करते हैं तो जो क्लोरेला शैवाल है ये ऐसा शैवाल है जिसको जो है वायुयानों में हौज में रखकर उगाया जा सकता है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि वैज्ञानिक जो है वो रॉकेट में कम से कम जो है सामग्री को लेकर चलते हैं, तो वो छोटे से क्षेत्र में जो है प्रोटीन युक्त जो है भोजन, जल और ऑक्सीजन जो है वो इस शैवाल से प्राप्त कर सकते हैं, राइट। अब थैलोफाइटा में हम यहाँ पर कवकों का अध्ययन पढ़ेंगे, राइट। तो कवक भी ऐसे अपुष्पोद्भिद थैलोफाइटा होते हैं जो कि पर्णहरित क्या होते हैं, रहित होते हैं। ये महत्वपूर्ण चीज है, यहाँ पर ध्यान रहे कि जो शैवाल हैं ये भी थैलोफाइटा समूह में आते हैं, परंतु शैवालों में क्लोरोफिल पाया जाता है। यही कारण है कि क्लोरोफिल क्या होते हैं, आत्मपोषी होते हैं और ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। वहीं जो कवक होते हैं उनमें पर्णहरित या क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, राइट। इसीलिए ये क्या होते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरों पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। तो कवक पर्णहरित जो है रहित होते हैं, ये संवहन ऊतक क्या होते हैं, रहित थैलोफाइटा होते हैं। और साथ ही साथ कवक में जो संचित भोजन होता है वो किसके, ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। और कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी हुई होती है, काइटिन की बनी हुई होती है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है उसको जो है माइकोलॉजी कहा जाता है, राइट। और कवक विज्ञान या माइकोलॉजी कहा जाता है। और कवक जो है वो आर्थिक रूप से जो है लाभदायक भी होते हैं, और अगर ये जीव जंतुओं में जैसे जंतुओं में प्रवेश कर जाए तो ये कई बार जो है विभिन्न प्रकार के रोग भी उत्पन्न करते हैं। तो कुछ पौधों में अगर हम रोग देखें तो गेहूं का क्या हो जाएगा, किट्टू रोग हो जाएगा, आलू की अंगमारी रोग हो जाएगा, गन्ने का लाल अक्षय रोग हो जाएगा, मूंगफली का टिक्का रोग हो जाएगा। साथ ही साथ यदि ये जंतुओं में भी प्रवेश कर जाते हैं तो ये जंतुओं में भी विभिन्न प्रकार के रोगों के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब तीसरा हो जाएगा यहाँ पर जीवाणु। तो जीवाणु की खोज जो थी सन 1683 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी, राइट। और इनके बारे में चूंकि डिटेल से हम जो अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं तो यहाँ पर जीवाणु के बारे में जो है और कवक और शैवाल के बारे में और डिटेल्स जो है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, राइट। तो इस तरीके से अपुष्पोद्भिद में हमने थैलोफाइटा देख लिया है जिनका ऐसे अपुष्पोद्भिद
जिनका शरीर थैलस या सुकाय होता है, अर्थात मूल तना पत्तियों में विभाजित नहीं होता है, उनको थैलोफाइटा कहा जाता है। इनमें संवहन ऊतक भी नहीं पाए जाते हैं। दूसरा हो जाएगा ब्रायोफाइटा। अब यहाँ पर आप अंतर भी समझते जाना, राइट। ब्रायोफाइटा ऐसे अपुष्पोद्भिद होते हैं जो कि थैलस नहीं होते हैं या जिनका शरीर सुकाय नहीं होता है, अर्थात ब्रायोफाइटा ऐसे पादप होते हैं जो तना और पत्तों जैसी रचना में क्या होते हैं, विभाजित होते हैं। परंतु इन पादपों में भी जल एवं अन्य पोषक पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए या संवहन के लिए विशिष्ट संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं, राइट। और ये इनमें से जो कुछ पौधे हैं वो जल में भी पाए जाते हैं, तो जो कुछ पौधे हैं वो स्थल भाग में भी पाए जाते हैं, राइट। और यह जो गुण होता है वो उभयचर वर्ग में पाया जाता है, इसीलिए इनको पादप वर्ग का क्या कहा जाता है, उभयचर कहा जाता है, राइट। जैसे उदाहरण के तौर पर क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा, फ्यूनेरिया हो जाएगा, राइट, मर्केसिया हो जाएगा, रिक्सिया हो जाएगा, राइट, और क्या हो जाएगा, फ्यूरिया हो जाएगा, राइट। तो आपने अंतर समझा यहाँ पर, राइट। थैलोफाइटा का जो शरीर है वो सुकाय होता है और संवहन जो ऊतक है वो भी नहीं होते हैं। ब्रायोफाइटा जो है वो ये सुकाय नहीं होते हैं, अर्थात इनका शरीर इनका जो शरीर है वो तना, पत्तियों या मूल में विभाजित होता है, परंतु इनमें जो संवहन ऊतक होते हैं वो इनमें क्या होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद में आएंगे टेरिफाइडा, जिनमें ये दोनों विशेषताएं भी मिलेंगी, राइट। तो हमने यहाँ पर ब्रायोफाइटा को जो है समझ लिया है। अब हम ब्रायोफाइटा का जो है आर्थिक महत्व को भी समझते हैं, राइट। तो जो ब्रायोफाइटा पौधे होते हैं, देखिए ब्रायोफाइटा जो पौधे होते हैं इनको जो है पादप जगत का उभयचर वर्ग कहा जाता है, और साथ ही साथ ये जो ब्रायोफाइटा होते हैं ये अक्सर जलीय क्षेत्रों के किनारों पर पाए जाते हैं, राइट। इसके साथ ही इनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत ही घनी हुई होती हैं, जो कि मिट्टी को क्या होती हैं, पकड़ कर रखती हैं। इसीलिए पहली विशेषता तो यही है कि ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधे मृदा अपरदन को या सॉइल इरोजन को रोकने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो अगर कोई भी जल क्षेत्र है वहाँ पर अगर जल की वजह से, जैसे बाढ़ की वजह से कटाव होता है, तो चूंकि इनकी जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी मजबूत होती हैं और मिट्टी को बहुत ही मजबूती से पकड़ती हैं, इसीलिए मृदा अपरदन को क्या करते हैं, रोकते हैं, राइट। तो ब्रायोफाइटा वर्ग के जो पौधे हैं वो जलीय क्षेत्रों के किनारों पर अवस्थित होते हैं और भयंकर वर्षा के दौरान बाढ़ की स्थिति में ये मृदा अपरदन को रोकने में जो है अपना सहयोग प्रदान करते हैं। साथ ही साथ जब बाढ़ आने से जो बाढ़ का पानी है जब शहरी या रहवासी क्षेत्रों में आता है, राइट, तो ये उसको भी क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। अर्थात एक तरीके से जो ब्रायोफाइटा समूह के पौधे होते हैं वो बाढ़ नियंत्रण में भी क्या करते हैं, मदद करते हैं, राइट। तो ये मृदा अपरदन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, साथ ही साथ बाढ़ नियंत्रण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, राइट। अर्थात इनमें बाढ़ रोकने की क्या होती है, क्षमता भी होती है। साथ ही साथ ये जल को क्या कर लेते हैं, अवशोषित भी कर लेते हैं। क्लियर। साथ ही साथ ब्रायोफाइटा समूह के कुछ पौधों को ईंधन के रूप में भी क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, जैसे स्फेगनम, राइट। स्फेगनम जैसे ब्रायोफाइटा का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। साथ ही साथ जो एस्किमो जनजाति है वो स्फेगनम का प्रयोग चिराग में बत्ती की जगह भी इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो इसका प्रयोग ईंधन के रूप में भी होता है। फिर अगला हो जाएगा ब्रायोफाइटा समूह का एक सदस्य क्या हो जाएगा, मॉस हो जाएगा। तो मॉस का प्रयोग जो है वो एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है, राइट। और अगर हम देखें तो कुछ जो शाकाहारी स्तनधारी हैं वो ब्रायोफाइट्स जो पौधे हैं उनका भोज्य पदार्थ के रूप में भी क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ये यहाँ पर ब्रायोफाइटा का क्या हो जाएगा, आर्थिक महत्व हो जाएगा, राइट।
अब अगला हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, टेरिडोफाइटा हो जाएगा। तो देखिए टेरिडोफाइटा ऐसे अपुष्पोद्भिद पौधे होते हैं जो कि सुकाए नहीं होते हैं, अर्थात टेरिडोफाइटा समूह के पौधों का जो शरीर है वो जड़ में, तने में एवं पत्ती में क्या होता है, विभाजित होता है। अर्थात इसमें शरीर संरचना के सभी महत्वपूर्ण घटक क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। साथ ही साथ पौधों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल तथा अन्य अन्य पदार्थों के संवहन के लिए विशेष ऊतक या संवहन ऊतक भी क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो संवहन ऊतक में अगर हम देखें तो जाइलम एवं जो फ्लोएम है वो टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में पाए जाते हैं। उदाहरण में क्या हो जाएगा, मार्सिलिया हो जाएगा, फर्न हो जाएगा, हार्सटेल इत्यादि जो है वो प्रमुख क्या हो जाएंगे, टेरिडोफाइटा हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर जो है टेरिडोफाइटा का आर्थिक महत्व भी समझते हैं। मुख्य परीक्षा में ये जो है 3 नंबर में या 5 नंबर में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि टेरिडोफाइटा समूह के पौधे किन्हें कहा जाता है और इनका आर्थिक महत्व क्या होता है। तो इनका आर्थिक महत्व क्या है वो समझते हैं। सबसे पहला हो जाएगा यहाँ पर लाइकोपोडियम जो टेरिडोफाइटा है, लाइकोपोडियम टेरिडोफाइटा का प्रयोग बीजाणु दवाई के रूप में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो लाइकोपोडियम के बीजाणु जो है दवाई के रूप में क्या किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। तो लाइकोपोडियम के जो बीजाणु हैं वो दवाई के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। साथ ही साथ जो मार्सिलिया है एवं सिरोप्टेरेसिस है जैसे टेरोफाइट्स जो है उनका प्रयोग सब्जी के रूप में किया जाता है। तो मार्सिलिया एवं क्या हो जाएगा, सिरोप्टेरेस जो है इनका प्रयोग सब्जी के रूप में किया जाता है। साथ ही साथ जो टेरिडियम टेरिडोफाइटा है उसका प्रयोग पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है। साथ ही साथ सिलेजिनेला, इसमें पुनर्जीवन का क्या होता है, गुण पाया जाता है। और चूंकि इसमें पुनर्जीवन का गुण पाया जाता है इसलिए मेजों पर सजावट के लिए सिलेजिनेला का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ इक्विसेटम जो है टेरिडोफाइटा से सोना भी क्या होता है, प्राप्त किया जाता है। तो ये यहाँ पर टेरिडोफाइटा का क्या हो जाएगा, आर्थिक महत्व हो जाएगा। तो हम यहाँ पर अपुष्पोद्भिद जो है इसको बहुत अच्छे से जो है हम समझ चुके हैं। अब अगला हो जाएगा यहाँ पर पुष्पोद्भिद हो जाएगा। तो पुष्पोद्भिद जो पौधे हैं उनको हम विस्तार से समझेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर पुष्पोद्भिद पौधा। ये भी 5 नंबर में पूछा जा सकता है कि पुष्पोद्भिद पौधा किन्हें कहा जाता है, या फिर 11 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि पुष्पोद्भिद पौधों को परिभाषित करते हुए पुष्पोद्भिद पौधों के प्रकारों को भी समझाइए। तो उस स्थिति में फिर हमें पुष्पोद्भिद की परिभाषा, फिर अनावृत बीजी, आवृत बीजी, एक बीजपत्री और 2 बीजपत्री, ये हम जो है पूरा का पूरा उत्तर में मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुष्पोद्भिद पौधों की, फेनरोगेमस की। तो ऐसे पादप या ऐसे पौधे जिनमें जनन अंग क्या होते हैं, पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। साथ ही साथ ऐसे पादप या पौधे जिनमें फूल तथा बीज उत्पन्न होते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है, पुष्पोद्भिद पौधे कहा जाता है। तो ऐसे पौधे जिनमें जनन अंग पूर्ण विकसित एवं विभेदित होते हैं तथा जनन प्रक्रिया के पश्चात फूल एवं जनन प्रक्रिया के पश्चात बीज जो है उत्पन्न होते हैं, उन पौधों को ही क्या कहा जाता है, पुष्पोद्भिद पौधा कहा जाता है। इस समूह के जितने भी पौधे हैं उनमें फूल भी होते हैं। फूल फिर क्या हो जाएगा, निषेचन के पश्चात में फल भी लगेंगे और फिर फलों में क्या होगा, बीज भी उत्पन्न होंगे। इनमें जो जनन होता है वो कैसा होता है, लैंगिक जनन होता है, जो कि परागण के माध्यम से होता है। साथ ही साथ जो पुष्पोद्भिद पौधे हैं इनके बीज के अंदर जो है भ्रूण के साथ संचित खाद्य पदार्थ होता है, जिसका उपयोग भ्रूण के प्रारंभिक विकास एवं अंकुरण के समय होता है। तो बीज के अंदर भ्रूण के साथ में जो संचित खाद्य पदार्थ होता है उसका उपयोग एक तो प्रारंभिक विकास या अंकुरण के समय पर होता है। साथ ही साथ बीज की अवस्था के आधार पर
बीज ढका हुआ है या नहीं ढका हुआ है, इस आधार पर पुष्पोद्भिद जो पौधे हैं उनको फिर दो भागों में जो है वो बांटा गया है। एक क्या हो जाएगा अनावृत बीजी और दूसरा क्या हो जाएगा आवृत बीजी, राइट। तो बीजी का मतलब हुआ बीज, अनावृत का मतलब जिन पर आवरण नहीं होता है, फिर बीजी का मतलब बीज, आवृत का मतलब क्या हो जाएगा आवरण। तो ऐसे पौधे जिनके बीजों पर आवरण नहीं होता है वो क्या हो जाएंगे जिम्नोस्पर्म हो जाएंगे, अनावृत बीजी, राइट। तो इनको भी हम एक एक करके यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे पहला कौन सा हो जाएगा अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्म। अनावृत बीजी ऐसे पादप होते हैं या अनावृत बीजी ऐसे पुष्पोद्भिद पादप होते हैं जिनके बीज कैसे होते हैं अनावृत होते हैं, या जिनके बीजों पर आवरण नहीं पाया जाता है या जिनके जीभ ढके हुए नहीं होते हैं, अर्थात नग्न अवस्था में होते हैं। इसीलिए इन पौधों को क्या कहा जाता है नग्न बीजी पौधे कहा जाता है, राइट। तो अनावृत बीजी या नग्न जो बीजी पौधे हैं वो कहा जाता है। साथ ही साथ जो अंग्रेजी का शब्द है राइट जिम्नोस्पर्म, यह है दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। एक हो जाएगा जिम्नो और दूसरा क्या हो जाएगा स्पर्मा, जिसमें से जिम्नो का अर्थ क्या होता है नग्न और स्पर्मा का अर्थ क्या होता है बीज। अर्थात ऐसे पादप जिनके बीज नग्न अवस्था में होते हैं या जिनके बीजों पर आवरण नहीं होता है या जिनके बीज जो है ढके हुए नहीं होते हैं, उनको ही अनावृत बीजी क्या कहा जाता है पौधे कहा जाता है। इनकी विशेषता ये है कि ये बहुवर्षीय होते हैं और सदाबहार होते हैं। साथ ही साथ ये कैसे होते हैं काष्ठीय होते हैं। बहुवर्षीय अर्थात इनका जो जीवन काल है वो अधिक होता है। साथ ही साथ ये पत्तों को गिराते नहीं हैं, राइट। साल भर जो है इनमें पत्तियां जो है एक साथ दरअसल ये जो है नहीं गिराते हैं, तो ये सदाबहार होते हैं और ये काष्ठीय होते हैं, राइट। ये जो पौधे होते हैं ये वृक्ष है, झाड़ी है और आरोही के रूप में क्या होते हैं पाए जाते हैं, राइट। अगर आप देखें तो जो है आरोही हो जाएगा, फिर झाड़ियां हो जाएंगी, फिर पेड़ और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा वृक्ष के रूप में जो है पाए जाते हैं। और ये पौधे जो हैं वो काष्ठीय होते हैं, अर्थात इनकी लकड़ी का जो है वो इमारती लकड़ी के रूप में प्रयोग किया जाता है। बहुवर्षीय होते हैं और लंबे होते हैं। इनकी जो मूसला जड़ें होती हैं वो पूर्ण रूप से क्या होती हैं विकसित होती हैं। और अनावृत बीजी जो पौधे होते हैं उनमें परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है वायु के द्वारा होती है और ये अधिकांशतः अगर हम देखें तो मरूदविद होते हैं। क्लियर। अगर हम इनका उदाहरण देखें तो वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा जो पौधा है क्या हो जाएगा सिकोया सेम्परविरेंस, राइट। तो सिकोया सेम्परविरेंस एक अनावृत बीजी या नग्न बीजी क्या है पौधा है जिसकी ऊंचाई कितनी है 120 मीटर है और ये कैलिफोर्निया में पाया जाता है। इसीलिए इसको कोस्ट रेडवुड ऑफ क्या होता है कैलिफोर्निया भी कहते हैं। साथ ही साथ जो सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा है वो कौन सा हो जाएगा जेमिया क्या हो जाएगा पिग्मिया हो जाएगा। और अगर हम इसके अतिरिक्त जो है अनावृत बीजी के उदाहरण देखें तो पाइनस हो जाएगा और क्या हो जाएगा साइकस हो जाएगा, राइट। अब जैसे हमने जो है ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा का आर्थिक महत्व को पढ़ा, वैसे ही हम यहाँ पर जो अनावृत बीजी हैं अनावृत बीजी का हम यहाँ पर आर्थिक महत्व को क्या करते हैं समझते हैं। तो इनमें से अगर हम देखें तो साइकस हो जाएगा। तो साइकस एक ऐसा अनावृत बीजी पौधा होता है जिसके तने से मंड निकालकर साबूदाना पाया जाता है, जिसका प्रयोग भारत में बड़े पैमाने पर उपवास या फलार के रूप में जो है वो ग्रहण किया जाता है। तो साइकस के तनों से जो मंड है या स्टार्च है उसे ही निकालकर जो है साबूदाना बनाया जाता है, राइट। साथ ही साथ जो साइकस के बीज हैं वो अंडमान द्वीप की जनजातियों के द्वारा भोजन के रूप में भी ग्रहण किए जाते हैं। जो पाइनस अनावृत बीजी पौधा है तो पाइनस से प्राप्त होने वाला जो चिलगोजा होता है वो भी क्या होता है खाने के काम आता है। साथ ही साथ मैंने बताया है कि ये जो अनावृत बीजी पौधे होते हैं, राइट, अनावृत बीजी पौधे काष्ठीय होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं और लंबे होते हैं। यही कारण है कि इनका जो प्रयोग है
वो इमारती लकड़ी के रूप में ज़्यादा किया जाता है। तो जिन देशों में जैसे चीड़ है, सिकोया है, देवदार है, फर है, स्प्रूस है, राइट, ये जो लकड़ी है इसका इमारती लकड़ी के रूप में या जलाव ईंधन के रूप में बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। और चीड़, सिकोया, देवदार, इनकी जो लकड़ी है उसका फर्नीचर बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ घर बनाने में या इमारती लकड़ी के रूप में जो है वो प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ कुछ अनावृतबीजी जो पौधे हैं उनसे अन्य सामग्री भी प्राप्त होती है। जैसे चीड़ के पेड़ से तारपीन का जो है वो तेल प्राप्त होता है, देवदार का जो पेड़ है उससे सैडस तेल प्राप्त होता है, और जूनिपेरेस की लकड़ी से सैड कास्ट का जो है वो तेल भी प्राप्त किया जाता है। तो ये जो है किया जाता है। इसके साथ ही जो अनावृतबीजी पौधे हैं उनमें से टेनिन का जो उपयोग है वो चमड़ा एवं स्याही बनाने में होता है। और कुछ जो है शंकु पौधे, जैसे क्या हो जाएगा, कुछ शंकु जो पौधे होते हैं अनावृतबीजी, उनसे रेजिन प्राप्त किया जाता है, राइट। साथ ही साथ जो एफेड्रा है, एफेड्रा के रस से एफेड्रिन नामक क्या है, एल्केलाइड प्राप्त किया जाता है। और एफेड्रिन का उपयोग दमा तथा खांसी के रूप में जो है दवा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो एफेड्रा नामक जो अनावृतबीजी होता है उसका प्रयोग दवा के रूप में भी किया जाता है, राइट। फिर कोनीफर जो है मुलायम रेशेदार काष्ठ के रूप जो है, मुलायम रेशेदार काष्ठ से क्या होती है, लुगदी बनाकर क्या बनाया जाता है, कागज बनाया जाता है। तो कोनीफर से कागज तैयार किया जाता है। साथ ही साथ जो बहुत से जिम्नोस्पर्म हैं उनका बगीचों, पार्क एवं घर की छतों पर सुंदरता की दृष्टि से भी जो है वो अनावृतबीजियों को लगाया जाता है। साथ ही साथ जो साइकस की पत्तियां हैं उनसे रस्सी भी बनाई जाती है और झाड़ू भी बनाई जाती है। तो ये यहाँ पर अनावृतबीजी का क्या हो जाएगा, आर्थिक महत्व हो जाएगा। क्लियर। अब हम समझते हैं यहाँ पर जो है आवृतबीजी हो जाएगा। तो क्लियर हो जाएगा यहाँ पर आवृतबीजी है जिनको क्या कहा जाता है, एंजियोस्पर्म कहा जाता है। तो ऐसे पुष्पोद्भिद पौधे, राइट, जिनके बीज आवरण द्वारा ढके हुए होते हैं या जिनके बीजों पर आवृत या आवरण होता है या ढके हुए होते हैं या नग्न अवस्था में नहीं हुए होते हैं, उनको ही क्या कहा जाता है, आवृतबीजी या एंजियोस्पर्म कहा जाता है। और जो एंजियोस्पर्म शब्द है ये भी दो ग्रीक शब्दों एंजियो एवं स्पर्मा से मिलकर बना है, जिसमें एंजियो का अर्थ होता है ढका हुआ और स्पर्मा का अर्थ होता है बीज। अर्थात ऐसे पौधे जिनका बीज जो है ढका हुआ होता है या आवरण युक्त होता है उनको ही क्या कहा जाता है, आवृतबीजी, क्या आवृतबीजी पौधा कहा जाता है, राइट। और इन्हें क्या कहते हैं, पुष्पी पादप भी कहते हैं, राइट, क्योंकि इस समूह के जो पौधे हैं उनमें से अधिकांशतः जो पुष्पीय पादप होते हैं, इसीलिए इन्हें पुष्पी पादप भी कहा जाता है। और इस उप समूह के पौधों में बीज जो है वो कहाँ पर होता है, फल के अंदर होते हैं। साथ ही साथ इन पौधों में जड़, पत्ती, फूल, फल, बीज सभी क्या होते हैं, पूर्ण विकसित होते हैं। अगर हम देखें तो अनावृतबीजी में क्या होते हैं, बीज तो होते हैं लेकिन वो ढके हुए नहीं होते हैं। परंतु अगर हम देखें तो जो आवृतबीजी होते हैं उनमें जड़ें हैं, पत्तियां हैं, फूल है, तना है, फल है, बीज सभी पूर्ण रूप से क्या होते हैं, विकसित होते हैं। और इस उप समूह को पुनः जो बीज में जो बीज पत्र होता है उसके आधार पर दो भागों में बांट देते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। अब एक बीजपत्री जो है वो पौधों को हम देखते हैं, राइट। तो एक बीजपत्री क्या हो जाएंगे, आवृतबीजी क्या हो जाएंगे, पौधे हो जाएंगे। तो एक बीजपत्री कैसे कहते हैं, तो देखिए ऐसे आवृतबीजी पौधे जिनके बीज पत्र में सिर्फ क्या होता है, एक बीज पत्र होता है, उसे ही क्या कहा जाता है, एक बीजपत्री पौधे कहा जाता है, राइट। जैसे उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, लिलिएसी हो जाएगा, कुल का नाम है लिलिएसी। अर्थात जो लहसुन है या प्याज है, लहसुन एवं प्याज जो है वो एक बीजपत्री पौधों के क्या हो जाएंगे, उदाहरण हो जाएंगे, राइट। तो लिलिएसी, लहसुन एवं प्याज, राइट। फिर पालमी कुल में सुपारी है, ताड़ है,
नारियल है और क्या हो जाएगा, खजूर हो जाएंगे, ये सभी एक बीजपत्री होते हैं। फिर ग्रेमिनेसी अर्थात क्या हो जाएगा, गेहूं, मक्का, बांस, क्या हो जाएगा, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, ये सभी किस में आते हैं, एक बीजपत्री पौधों में आते हैं। अब अगला हो जाएगा द्विबीजपत्री पौधे। तो ऐसे आवृत्त बीजी पौधे जिनके बीजों में क्या होते हैं, दो बीज पत्रक होते हैं, उनको द्विबीजपत्री कहते हैं, राइट। जिनके उदाहरण हम यहाँ पर देखेंगे। तो कुल है और यहाँ पर जो है द्विबीजपत्री पौधों के क्या है, उदाहरण दिए हैं। जैसे क्या हो जाएगा, क्रूसीफेरी हो जाएगा। तो क्रूसीफेरी में क्या हो जाएगा, मूली हो जाएगा, सलजम हो जाएगा और सरसों। तो मूली, सलजम, सरसों ये द्विबीजपत्री हो जाएंगे। फिर मालवेस जिसमें क्या हो जाएगा, कपास, भिंडी और क्या हो जाएगा, गुड़हल हो जाएगा। फिर लेग्यूमिनोसी में बबूल हो जाएगा, छुईमी, गुलमोहर, राइट। और जो जितनी भी दलहनी फसलें हो जाएंगी वो सभी क्या हो जाएंगी, द्विबीजपत्रों में आ जाएंगी। फिर कंपोजिट में सूरजमुखी, भृंगराज, गेंदा, कुसुम, डहेलिया इत्यादि। और कुकुरबिटेसी में नींबू, संतरा, मौसम्बी, वेल, तरबूजा, ये सभी क्या हो जाएंगे, द्विबीजपत्री पौधों के क्या हो जाएंगे, उदाहरण हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने बहुत ही डिटेल में पौधों के वर्गीकरण को पढ़ लिया है। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।